हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के जो 1 दिसंबर को हुआ था 2025 में, उसके शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और साथ में बनाइएगा। अगर नहीं आएगा आपको तो आप वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लेकिन पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपकी वजह से हमारे 10K सब्सक्राइबर हो गए। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। बेसिकली दो वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, इसे साथ में सॉल्व करते हैं। दो वायर हमने ले लिया, सेम मटेरियल है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कॉपर का वायर लिए हुए हैं, ठीक है। सेम लेंथ है, इन दोनों का लेंथ सेम है, तो लेंथ हमने सेम कर लिया। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1:4 है। तो फॉर एग्जांपल इसका मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हमने लिया और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A2 लिया, ठीक है। तो इसका 1 है, A1 का 1 है और A2 का जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब हमें बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेसिकली। तो हम सभी जानते हैं जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A, राइट। तो रो क्या होता है बेसिकली आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो रो, दोनों का मटेरियल तो एक ही है, तो रो कट जाएगा, हमारा लेंथ भी दोनों का इक्वल है तो ये भी कट जाएगा। सो R1/R2 क्या आएगा, A2/A1, A2/A1 आएगा, ठीक है। तो A2/A1 आएगा, हम सभी जान रहे हैं। तो यहाँ पर A1 आपका 1 दिया हुआ है और A2 आपका 4 दिया हुआ है, तो अपोजिट कर देंगे तो 4:1 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है द्रव्यमान संख्या, जैसे हम मास नंबर बोल रहे हैं, तो एक परमाणु है जिसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एटम लिया जिसमें क्या है 11 प्रोटॉन है, 11 आपके इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो मास नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। तो प्रोटॉन है हमारा 11 और न्यूट्रॉन है हमारा 12, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बताना है हमें, फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो बेसिकली लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। HCOOH का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ IUPAC नेम की, IUPAC नेम जो होता है वो होता है मिथेनॉइक एसिड। तो हमें याद रखना है IUPAC फॉर्मिक एसिड का जो होगा वो मिथेनॉइक एसिड होगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि HCOOH का IUPAC नेम बताओ, तो आपको फॉर्मिक एसिड वहाँ पे नहीं मिलेगा, मिथेनॉइक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वाज डिफरेंस जो होता है, यहाँ पर वाज डिफरेंस जो होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम इससे समझते हैं डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। इसके ऊपर एक डक्ट लगी होती है जिसे हम एपिडिडाइमस बोलते हैं। एपिडिडाइमस मीन्स क्या होता है? अधिवृषण, जिसमें स्पर्म हमारा स्टोर हो रहा होता है, और ये स्क्रोटम में होता है। ठीक है, स्क्रोटम में होता है। ठीक है, तो एपिडिडाइमस जो स्टोर कर रही होती है स्पर्म को, तो यहाँ से बेसिकली एक डक्ट निकलती है, वही डक्ट होती है वास डिफरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्पर्म प्रोडक्शन, कैरी स्पर्म टू यूरेथ्रा, एंड नंबर 4 है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये क्या करती है? वास डिफरेंस कैरी कर रही होती है स्पर्म को यूरेथ्रा तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हम डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये हमारी मान लीजिए ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे, और ये हमारी ऐसे मिरर है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, ये हमारा फोकस हो गया। तो फोकस है 15 सेंटीमीटर, और ये जो वस्तु रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है हमारा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई हमारी वस्तु रखी हुई होती है, तो वो उसका प्रतिबिंब भी, उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, लेकिन वो नीचे की तरफ बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 प्लस में था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर माइनस में। अब माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो कॉन्केव मिरर है उसके राइट साइड अगर हम जाएंगे तो इधर आता है पॉजिटिव, अगर इस साइड आते हैं हमारा इमेज बनता है तो इधर आता है नेगेटिव। तो हमारा इमेज तो है वो लेफ्ट साइड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। और चूंकि इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है तो 30 सेंटीमीटर ही रह जाएगी, तो -30 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता सुनिश्चित करने का क्या कारण है? व्हाट इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, हम सभी जानते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी 2 सेक्स प्रेजेंट होती है, दैट इज मेल एंड फीमेल, बट इसमें एक ही सेक्स आपको प्रेजेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मेल एंड फीमेल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेल अपना अलग गेमीट देगा, दैट इज स्पर्म, और फीमेल अपना देगी ओवम। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि 2 आपके सेक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, वेरिएशन प्रेजेंट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 जीन्स का मिशन, 2 पेरेंट प्रेजेंट होते हैं किसमें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग आंसर हमें बताना है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है डिस्पर्शन पॉसिबल, तो प्रिज्म से डिस्पर्शन पॉसिबल होता है, ये तो करेक्ट है। श्वेत प्रकाश का उपयोग, यूज वाइट लाइट, ये भी सही है। आपतित और निर्गत किरण हमेशा समानांतर होती हैं, ये गलत हो गया। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल नहीं होती है। तो चलो इसे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रिज्म हुई, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख रही हूँ, इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ये जो है वो झुक जाती है, और फिर यहाँ पर आपको यहाँ ये झुकी हुई नज़र आती है। तो ये है आपकी इमर्जेंट रे मीन्स निर्गत किरण,
और ये है आपकी आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे। तो आप देख रहे हो कि ये पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिखाई देता है, ठीक है। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल, ये नहीं होगा, ऑलवेज पैरेलल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति, पावर, यदि मशीन टी सेकंड में, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है टी सेकेंड और काम दिया हुआ है डब्लू जूल कार्य कर रही है, तो शक्ति क्या होगा? पावर, जैसे हम शक्ति बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है कितना वर्क कर रहा है अपॉन कितने टाइम में कर रहा है। सो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप नहीं, बेसिक फॉर्मूला आता है, जैसे कि आप यही क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला, आप बेसिक चीज़ें याद रखोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है बेसिकली, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट रेज आती है, तो अर्थ जो होती है वो 70 यूनिट रेज वापस भेज देती है, ठीक है, वापस भेज देती है और 30 यूनिट स्टोर कर लेती है। ओके, तो हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 जैसे हो गया मीथेन गैस हो गया, CH4 जैसे हम बोलते हैं, कुछ हमारे वाटर वेपर हो गए, तो ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कि ये जो अर्थ जो है वो 70% जो एनर्जी जो है, वो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म हो जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 जो है वो तो डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन जो है वो भी डाई एटॉमिक है, हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमें याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस पे परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो फॉर एग्जांपल ये नाभिक है जिसपे न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और साइड से हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमने सभी पढ़ा हुआ है, बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें बेसिकली क्या है कि फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है, सीधी रेखा नहीं है, इरेगुलर पाथ नहीं है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर, ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 4 kg का, 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये 4 kg का हमारा एक ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, चलिए इसे भी हमने बना लिया। और ये 5 सेकंड इस पर लग रहा है, टाइम है 5 सेकंड तक लग रहा है, 5 सेकंड तक, ठीक है। तो पूछ रहा है अंतिम वेग क्या होगा, ये पहले रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, तो u हमारा 0 है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हमारा अंतिम वेग पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर रही हूँ ब्लैक कलर से, ब्लैक नहीं ब्लू कलर से सॉल्व करती हूँ। ओके, सो हम सभी जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूँ तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। फोर्स है हमारा 20, अब देख लो 20 है, और हमारा मास जो है वो 4 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ तक निकल चुका है, ठीक है मैम, एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया है। उसके बाद हमें अब फॉर्मूला पे फिट करना है, कौन से फॉर्मूला पे, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला जो है इस पर हमें फिट करना है,
ठीक है, ओके मैम। तो u जो है वो हमारा 0 है क्योंकि रेस्टिंग फेज में था। एक्सेलरेशन हमने 5 निकाला हुआ था और टाइम भी दिया हुआ था 5 सेकेंड। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेव एम्पलीट्यूड, तरंग के आयाम को कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिफाइंड? ठीक है, अगर मैं वेव की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर वेव की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारी वेव चलती हैं, राइट। अपर वाले प्लास्ट को क्रस्ट बोलते हैं, इसे ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक मीन्स गर्त, ठीक है। तो हमारा जो मीन वैल्यू होता है, मीन वैल्यू से कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, बेसिकली ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ये हमारी क्या थी? क्रस्ट थी, और ये हमारी क्या थी? ट्रंक थी। ये मीन वैल्यू से कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो हमारी एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तरंग के आयाम को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी को देखिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन फ्रॉम मीन पोजिशन। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट्स भी याद रखने हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मोशन, समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है? यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन हम किसे बोल रहे होते हैं? सेम डायरेक्शन होना चाहिए और सेम स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इसे ही हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होती है जिसे हम लोग वेग बोलते हैं, तो वो एक सदिश राशि है, राइट। सदिश राशि है वेलोसिटी, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें मान भी होती है और दिशा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन इज 0 एंड स्पीड इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मतलब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ये तो सही है, एक्सेलरेशन 0 ये भी सही है, स्पीड इज कांस्टेंट ये भी सही है। यहाँ पर वेग समय के साथ लगातार बदलता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो गलत ही पूछा था, तो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी समय के साथ लगातार नहीं बदलती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन आउटसाइड मैग्नेट? तो सबसे पहले हम मैग्नेट बनाते हैं, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, बेसिकली ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। तो बाहर की दिशा में, आउटवर्ड में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर की, तो अंदर जो होता है, अंदर जो इसका ये होता है वो आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर तो पूछा है आउटसाइड मैग्नेट, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका अंग सेल ऑर्गेनेली के यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन है, लाइजोसोम का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम? हम सभी जानते हैं मैम, सेल में एक प्रेजेंट होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है, विच इज नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कौन नहीं माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर नॉट पूछा है, नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड्स, ठीक है, ये नहीं माने जाते। बाकी इथेनॉल माना जाएगा, बेंजीन माना जाएगा, CH4 मीथेन माना जाएगा, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। अशुद्ध धातु जो होता है, इम्प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट्स में कहाँ से घुलता है, ठीक है। तो सबने 11th क्लास की NCERT पढ़ी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक चैप्टर है।
मतलब मैंने ये नोटिस करा है कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। देखो ये एनसीईआरटी के बीच का क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम से क्वेश्चन है बेसिकली। तो दो होते हैं, कैथोड होता है मैम, एक एनोड होता है। तो ये जैसे मान लीजिए इम्प्योर मेटल है और ये प्योर मेटल है, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल है, यहाँ पे अशुद्ध धातु की बात करी जा रही है। तो अशुद्ध धातु जो होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है मैम, एनोड से कनेक्टेड रहता है, ये एनोड से कनेक्टेड रहता है। और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगती हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे पतला होने लगता है, ठीक है। और ये होता है कैथोड से कनेक्टेड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारा जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड से कनेक्टेड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का। जी हाँ, हाइट है हमारी 20 मीटर, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु को फेंकने के लिए प्रारंभिक वेग u क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, सब कोई जानता है, u²/2g होता है मैम। हाँ जी, u²/2g होता है। तो अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो हाइट तो हमारा दिया हुआ है, हाइट 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। हाइट दिए हुए हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग u निकालना है। तो u² ऐसे लिख देते हैं, ये 20 है, ठीक है। u² को u² लिखने देते हैं, 2 को 2 लिखते हैं और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 20/u²/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे u²/20 × 20। सो यहाँ से u = 20 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना फिजिक्स के मतलब कितने फॉर्मूला से क्वेश्चंस हमें, एक तो डायरेक्ट फार्मूला आया, ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो साइंस से दूर नहीं भागना है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सारे एग्ज़ाम में साइंस से हमें डरना नहीं है। हम सीख जाएंगे तो हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा आराम से स्कोर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालने पर रंग क्या हो जाता है, व्हाट कलर डज मिथाइल ऑरेंज टर्न विद एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेड, ठीक है। एसिड डालने पर ये रेड कलर का दिखने लगेगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्लास्टिड पे, कि पौधों को पीला, नारंगी और लाल रंग देने वाला प्लास्टिड बेसिकली क्या कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं मैम, जितने भी कलरफुल होते हैं उसमें उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसे बोलते हैं, ग्रीन कलर, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है मैम। तो यहाँ पर पीला, नारंगी, लाल कलर है तो क्रोमोप्लास्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्लोरीन के लिए बेसिकली हरा रंग के लिए होगा। यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो भी आपको पीला रंग देगा, नारंगी रंग देगा, लाल रंग देगा, ब्लू रंग देगा, जो जिस टाइप के आपको रंग चाहिए वो क्रोमोप्लास्ट देगा। ल्यूकोप्लास्ट मैम कलरलेस होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 दिसंबर का जो शिफ्ट फर्स्ट था उसके क्वेश्चन कराए हैं आरआरबी ग्रुप डी के। आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आपको समझ में आया कि नहीं ये 20 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।